हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस एकेडमी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दाइमा, आपको एमपीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए सेकंड पेपर का फर्स्ट पार्ट पढ़ा रहा हूं। फ्रेंड, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं विकास प्रशासन के बारे में। ठीक है, तो इसमें आपको बताऊंगा मैं कि विकास प्रशासन किसे कहते हैं, फिर इसके बाद में विकास प्रशासन की शुरुआत के कारण क्या है, फिर भारत में इसकी स्थिति क्या है। ठीक है, इसके बाद फिर इसकी आलोचनाएं क्या है, फिर इसके बाद में यह वर्तमान में प्रासंगिक है या नहीं है, फिर इसके बाद में परंपरागत प्रशासन और विकास प्रशासन में अंतर क्या है, ये सारे इन सभी को आज हम कवर इसमें करेंगे। देखिए, इसमें पहले विकास प्रशासन का अर्थ। तो विकास प्रशासन का अर्थ देखिए, तो जो विकास प्रशासन होता है यह दो शब्दों से मिलकर बनता है। कौन कौन से दो शब्द? तो एक शब्द होता है विकास और दूसरा होता है प्रशासन। ये दो से मिलकर बना है। तो विकास मतलब किसी भी क्षेत्र में वृद्धि होना और प्रशासन मतलब प्रबंध करना, व्यवस्था करना, देखभाल करना। ठीक है, ये इनका अर्थ होता है। तो फिर इन दोनों को ही मिलाकर इसका अर्थ क्या होता है? तो इसमें देखिए कि समाज में जागरूकता या समाज को जागरूक करना या समाज की जागरूकता। इसके बाद फिर सामाजिक संरचना में बदलाव या सामाजिक संरचना में परिवर्तन। फिर इसके बाद में राजनीतिक परिपक्वता, समानता एवं न्याय की स्थापना तथा लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रसार करना ही विकास प्रशासन कहलाता है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। ठीक है फ्रेंड, अब इसके बाद देखिए, जो विकास प्रशासन शब्द की अपन बात कर रहे हैं, तो विकास प्रशासन शब्द सबसे पहली बार किसने दिया था? तो 1955 की बात है। 1955 में एक लोक प्रशासन के विद्वान जिनका नाम है यूएल गोस्वामी। तो आपको याद रखना होगा, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे पहले विकास प्रशासन शब्द किसने दिया था? तो ये यूएल गोस्वामी ने दिया था। और कब दिया था? तो 1955 में। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद फिर इनका एक लेख प्रकाशित हुआ था जिसका नाम आपको ध्यान रखना है कि द स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया में प्रकाशित किया गया था। तो ये आपको याद रखना होगा। फिर इसके बाद में यह लेख प्रकाशित कब होता है? तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि यह लेख द इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें इसको प्रकाशित किया गया था। तो लेख का नाम आपको ध्यान रखना है। क्या है लेख का नाम? द स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। ठीक है, और इसके बाद फिर यह किसमें प्रकाशित हुआ था? तो द इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें इनका यह लेख प्रकाशित हुआ था जिसमें इन्होंने ये विकास प्रशासन शब्द का उपयोग किया था, यूएल गोस्वामी ने। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद में विकास प्रशासन की अवधारणा को बढ़ावा देने का श्रेय एडवर्ड बिडनर को दिया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वप्रथम विकास प्रशासन शब्द का उपयोग किसने किया था, तो यूएल गोस्वामी आपको याद रखना है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विकास प्रशासन की अवधारणा को बढ़ावा देने का श्रेय किसको दिया जाता है, तब आपको याद रखना होगा एडवर्ड बिडनर को। ठीक है फ्रेंड, अब इसके बाद फिर इन्होंने विकास प्रशासन को लक्ष्य उन्मुखी बताया और परिवर्तनोन्मुखी बताया। मतलब जो विकास प्रशासन होता है यह लक्ष्य प्राप्त करने में विश्वास करता है, यह विकास प्रशासन परिवर्तन करने में विश्वास करता है। ये इन्होंने बताया था एडवर्ड बिडनर ने। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद में आगे देखिए, विकास प्रशासन की कुछ परिभाषाएं दी गई है। तो पहले देखिए फ्रेडरिक्स के द्वारा, तो फ्रेडरिक डब्ल्यू रिक्स ने या फ्रेडरिक्स ने इसकी परिभाषा क्या दी है विकास प्रशासन की? देखिए, तो इन्होंने कहा कि विकास प्रशासन किसी व्यवस्था की उस क्षमता में वृद्धि का द्योतक है जो उसके भौतिक, मानवीय तथा सांस्कृतिक पर्यावरण को इच्छा अनुसार आकार देने में सहायक है, उसे विकास प्रशासन कहा जाता है। तो ये रिक्स ने इसकी परिभाषा दी है जो आपको याद रखना होगा। इसके बाद फिर एडवर्ड बिडनर के अनुसार, तो एडवर्ड बिडनर ने कहा है कि विकास प्रशासन राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रगति के लिए संगठन का मार्गदर्शन करता है और यह मुख्य रूप से एक कार्योन्मुखी एवं लक्ष्योन्मुखी प्रशासनिक व्यवस्था है। तो ये इन्होंने कहा है एडवर्ड बिडनर ने। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिक्स के अनुसार, हालांकि ऐसा पूछा तो नहीं है और ऐसे पूछने की संभावनाएं भी कम होती है, लेकिन पूछ सकता है, एमपीपीएससी कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिक्स के अनुसार विकास प्रशासन की परिभाषा लिखिए, तो आपको इसी के अनुसार लिखना होगा। फिर
या ऐसा भी पूछ सकता है कि विकास प्रशासन की कोई एक परिभाषा लिखिए। तो आपको इनमें से जो भी आपको सरल लगे और जो आप उसको आसानी से याद रख सकें, आप उस परिभाषा को याद रख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब इसके बाद देखिए आगे, अब देखिए कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद तीसरी दुनिया के देशों का लक्ष्य विकास करना विकासशील देशों के लिए राष्ट्रीय विकास का केंद्र बिंदु बन गया था। तो तीसरी दुनिया के हम देखते हैं कि तीसरी दुनिया किसको कहते हैं, जो विकासशील देश होते हैं। तो विकासशील देशों को तीसरी दुनिया के देश कहा जाता है। तो जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो उसके बाद इन विकासशील देशों में विकास करना महत्वपूर्ण लक्ष्य हो गया था। देश का विकास करना, राष्ट्र का विकास करना, यह महत्वपूर्ण बिंदु हो गया था इन देशों में। फिर इसके बाद में जब विकास प्रशासन होता है तो विकास प्रशासन का संबंध 4 P's से जोड़ा जाने लगा है। तो ये 4 P's का मतलब क्या हो जाता है, तो 4 P का मतलब हो जाता है कि 4 P। तो 4 P का मतलब क्या है, फुल फॉर्म क्या है और इनका अर्थ क्या है। देखिए, तो पहला देखिए, फर्स्ट P का मतलब है पॉलिसीज, मतलब नीतियां बनाना। फिर इसके बाद में दूसरे P का मतलब होता है प्लान्स, मतलब नियोजना या नियोजन, तो योजना तय करना है। इसके बाद फिर अगला जाता है प्रोजेक्ट, मतलब परियोजनाएं, विकास के लिए कोई ना कोई परियोजनाएं आपको बनानी पड़ेगी। फिर इसके बाद में पीस प्रोग्राम, मतलब कार्यक्रम, तो देश का विकास करने के लिए कई जन कल्याणकारी कार्यक्रम चलाने पड़ेंगे, कई परियोजनाएं बनाना पड़ेगी। परियोजना शुरू करने से पहले आपको योजना बनानी पड़ेगी, फिर नीतियां तय करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से विकास प्रशासन को 4 P's से जोड़ा जाता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो एग्जाम में आपसे 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विकास प्रशासन को 4 P's से जोड़ा जाने लगा है, तो बताइए 4 P's का फुल फॉर्म या इसका अर्थ क्या होता है। तो यह भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए विकास प्रशासन के उद्भव के कारक। तो विकास प्रशासन के उद्भव में कौन कौन से कारक की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो देखिए इसमें पहले तो जो विकास प्रशासन होता है, तो विकास प्रशासन जो 1950 और 1960 के दशक में लोक प्रशासन के एक उप क्षेत्र के रूप में उभरा है और इसके उभरने में कुछ कारक जिम्मेदार हैं। तो कौन कौन से कारकों ने इसमें योगदान दिया था इसके उद्भव में। तो पहला कारक इसमें आता है कि विश्व की आर्थिक मंदी। ठीक है, तो जब विश्व की आर्थिक मंदी आती है तो उसके कारण भी इसका उद्भव होना लाजमी था। फिर इसके बाद में दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, तो दूसरे विश्व युद्ध में कई देश इसमें बर्बाद हो गए थे, जिसके कारण फिर विकास करना जरूरी होता है। फिर इसके बाद में युद्ध के बाद पुनर्निर्माण तथा अन्य घटनाओं ने विकास प्रशासन के उद्भव में योगदान दिया था। फिर इसके बाद में विकासशील देशों में पश्चिमी मॉडलों की असफलता के कारण, फिर इसके बाद में विकासशील देशों की विकास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु नवीन प्रशासनिक मॉडल की खोज करना, फिर इसके बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा प्रायोजित तथा बहुपक्षीय तकनीकी सहायता एवं आर्थिक सहायता का विकास करना। इसके कारण फिर इसका उद्भव हुआ विकास प्रशासन का। इसके बाद फिर अगला जाता है नवोदित विकासशील देशों तक अमेरिकी आर्थिक और तकनीकी सहायता योजनाओं का विस्तार होना। फिर इसके बाद में अगला जाता है अमेरिकन सोसाइटी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नेतृत्व में 1960 में कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब तुलनात्मक प्रशासन ग्रुप की स्थापना की जाती है, जिसके कारण इसका विकास हुआ और विकास प्रशासन की शुरुआत हुई। फिर इसके बाद में अगला है उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद का मतलब क्या होता है कि जो दूसरे देशों को गुलाम बनाकर रखता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की समाप्ति के साथ एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में नव स्वाधीन विकासशील देशों का उदय होना, जिसके कारण विकास प्रशासन की आवश्यकता हुई। फिर इसके बाद में बहुपक्षीय तकनीकी मदद और वित्तीय सहायता द्वारा विकासशील देशों में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रायोजित विकास योजनाओं को सफल बनाने के लिए यहाँ के प्रशासन के अध्ययन पर जोर दिया गया। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए फिर अगला जाता है कि जो परंपरागत लोक प्रशासन था, तो परंपरागत लोक प्रशासन द्वारा प्रशासन के माध्यमों के अध्ययन पर ज्यादा जोर देना और प्रशासन के लक्ष्यों के अध्ययन पर कम जोर देना।
जिसके कारण विकास प्रशासन ज़्यादा जरूरी हो गया था। फिर इसके बाद में प्रशासनिक सुधार, मतलब प्रशासन में सुधार के प्रयासों में उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के विश्लेषण की ओर समान ध्यान न दिया जाना। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है कि लक्ष्यों को प्रायः बचत और कार्य का क्षेत्र मान लिया गया तथा उद्देश्यों को भूलकर लोक प्रशासन ने साधनों को महत्व दिया। इस कारण से फिर विकास प्रशासन का उद्भव जरूरी हो गया था। तो ये सब कारक थे फ्रेंड जिन्होंने विकास प्रशासन के उद्भव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो 5 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विकास प्रशासन के उद्भव के कारण बताइए, तो ये सारे कारक आपको लिखने होंगे। अब इसके बाद देखिए विकास प्रशासन के उद्देश्य क्या है। तो विकास प्रशासन के कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। तो पहला उद्देश्य यह है कि न्याय एवं सुरक्षा प्रदान करना, मतलब लोगों को न्याय देना है, जनता को न्याय देना है और उन्हें सुरक्षा प्रदान करना है। दूसरा उद्देश्य यह है कि सहभागिता को बढ़ावा देना है, मतलब अब देश के नागरिक भी प्रशासन में सहयोग करें, ठीक है, क्योंकि वास्तव में समस्या क्या है ये तो नागरिक ही बता सकते हैं। सरकार को एकदम से जो गंभीर समस्याएं होती है उसके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती, या जो स्थानीय स्तर पर जो समस्याएं होती है उन समस्याओं के बारे में सरकार को पता नहीं होता है। तो स्थानीय स्तर पर क्या समस्या है ये तो जो स्थानीय नागरिक ही बता पाएंगे, तो इसलिए उनकी सहभागिता भी प्रशासन में होनी चाहिए। फिर इसके बाद में अगला आता है विशिष्टीकरण को प्रोत्साहन दिया जाए। इसके बाद फिर अगला जाता है जनता को उच्चतम जीवन स्तर प्रदान करना। फिर इसके बाद में अगला जाता है विकासात्मक नीतियों और लक्ष्यों का सूत्रीकरण, ठीक है। इसके बाद फिर अगला जाता है प्रशासनिक संरचना और प्रक्रियाओं का पुनर्गठन करना। तो जो प्रशासनिक संरचना पुरानी हो गई है उसको फिर से संरचित किया जाए, उसका फिर से स्ट्रक्चर फिक्स किया जाए या उसकी संरचना की जाए। फिर इसके बाद में जो भी प्रक्रियाएं हैं जो पुरानी प्रक्रियाओं के आधार पर कार्य किया जा रहा है उसका फिर से गठन किया जाए या उसका पुनर्गठन किया जाए। फिर इसके बाद में सामाजिक और राजनीतिक संरचना को गति प्रदान करना, ठीक है। फिर इसके बाद में आत्मनिर्भरता प्रदान करना, फिर प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना। तो ये सभी उद्देश्य होते हैं विकास प्रशासन के। तो यह भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है 5 नंबर में कि बताइए विकास प्रशासन के उद्देश्य क्या है। तो ये सारे उद्देश्य आपको लिखना होगा। अब इसके बाद देखिए विकास प्रशासन के लक्षण क्या होते हैं। तो एक लोक प्रशासन के विद्वान है जिनका नाम है पाई पानिंदीकर। तो पाई पानिंदीकर ने विकास प्रशासन के 6 लक्षण बताए। तो 6 लक्षण कौन कौन से हैं। तो पहला उन्होंने बताया कि विकास प्रशासन कार्य के प्रति प्रतिबद्ध होगा। आ रहा समझ में, मतलब विकास प्रशासन में किस पर जोर दिया जाएगा, तो कार्य की प्रतिबद्धता पर। अब कार्य की प्रतिबद्धता तो होगी, मतलब कार्य करने पर जोर तो दिया जाएगा, परंतु यह कैसा होगा, कार्य ग्राहक उन्मुखी होगा। आ रहा समझ में। जैसे हम देखते हैं कि जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, निजी संगठन होते हैं, तो यह अपने ग्राहकों से अच्छे से बात करता है। ऐसे ही प्रशासन को नागरिकों से अच्छे से बात करनी होगी, ग्राहक की तरह व्यवहार करना होगा उनके साथ। फिर इसके बाद में कार्य तो करेंगे परंतु समय अभिमुख होना चाहिए, मतलब समय पर कार्य होना चाहिए। फिर इसके बाद में परिवर्तनोन्मुखी होगा यह कार्य, मतलब परिवर्तन को बढ़ावा देता है विकास प्रशासन। फिर इसके बाद में परिणामोन्मुखी या लक्ष्योन्मुखी होगा, मतलब इसमें लक्ष्य प्राप्त करना मुख्य उद्देश्य होगा, ठीक है। इसके बाद फिर इसमें नागरिक भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा, मतलब देश के जो नागरिक हैं उनकी भी सहभागिता इसमें सुनिश्चित की जाएगी, ताकि उनकी जो भी समस्या है उनकी समस्याओं के बारे में यहाँ पर बताएं और उसका समाधान क्या होगा ये भी जनता से पूछना चाहिए, और सरकार फिर उसके अनुसार योजनाएं तय करें, योजनाओं को लागू करें और फिर उनका कल्याण करें, ठीक है, या विकास करें। ये इसके लक्षण हैं, याद रखना फ्रेंड, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये बताए थे पाई पानिंदीकर ने। अब इसके बाद आगे देखिए विकास प्रशासन की कुछ विशेषताएं होती हैं। तो विकास प्रशासन की विशेषताओं में पहली विशेषता यह होती है कि औद्योगिक समाजों का प्रशासन। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, तो यह उस समाज से संबंधित होता है जो औद्योगिक आर्थिक दृष्टि से उन्नत होता है, और औद्योगिक समाज प्रशासन व्यवहार और कार्य संपन्नता के लिए कुछ मानदंड निर्धारित करते हैं, और ये मापदंड विकास प्रशासन के लक्षण बन जाते हैं। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है कि
प्रजातांत्रिक मूल्यों से संबद्धता। तो विकास प्रशासन प्रजातांत्रिक मूल्यों से संबद्ध होता है, और क्योंकि इसमें मानव अधिकारों और मूल्यों के प्रति सम्मान, जनहित का उद्देश्य तथा उत्तरदायित्व की भावना इसमें निहित रहती है। इसके बाद फिर जन आकांक्षाओं की पूर्ति। तो इसका मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब यह होता है कि विकास प्रशासन के माध्यम से जनता की सभी आकांक्षाओं की पूर्ति की जाएगी, या सभी आकांक्षाओं, इच्छाओं की पूर्ति की जाती है। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है परिणामोन्मुखी। अब परिणामोन्मुखी का मतलब क्या हो जाएगा? तो विकास प्रशासन के कार्यक्रमों को निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत लागू करना होगा या लागू करना होता है, और विकास प्रशासन से यह उम्मीद की जाती है कि यह या वह उस निर्धारित सीमा के अंतर्गत ऐसा प्रयास करे जिससे बेहतर परिणाम प्राप्त हो सके या बेहतर परिणाम सामने आए। ये प्रयास करेगा विकास प्रशासन। तो जो भी कार्य करेगा समय पर कार्य होना चाहिए और अच्छा परिणाम होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद फिर अगली विशेषता इसके देखिए, विकास प्रशासन की परिवर्तनमुखी। मतलब विकास प्रशासन किस पर जोर देता है? तो यह परिवर्तन पर जोर देता है। तो देखिए इसमें, तो विकास प्रशासन का केंद्र बिंदु सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन होता है। तो सामाजिक विकास करना है और आर्थिक परिवर्तन करना या आर्थिक विकास भी करना है। तो विकास प्रशासन की यही विशेषता इसे परंपरागत प्रशासन से अलग कर देती है, क्योंकि सामान्य प्रशासन का मुख्य उद्देश्य यथास्थिति को कायम रखना था। जैसे स्थिति है वैसे के वैसे उसी पुराने ढर्रे पर ही कार्य करना, यह परंपरागत लोक प्रशासन का उद्देश्य होता था। लेकिन विकास प्रशासन का उद्देश्य क्या है? तो विकास प्रशासन का उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक परिवर्तन करना है, आर्थिक परिवर्तन करना है। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है कि विकासात्मक पद्धति। तो विकास प्रशासन की प्रकृति विकासात्मक कार्यों को लेकर चलाने की है, और इसका प्रमुख लक्ष्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से पिछड़े समाज का विकास करना होता है। और इस तरह विकास प्रशासन की प्रकृति विकासात्मक कार्यों और उद्देश्यों पर आधारित होती है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है आधुनिकीकरण। तो विकास प्रशासन किस पर जोर देता है? आधुनिकीकरण पर जोर देता है। तो देश के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक क्षेत्रों में आधुनिकीकरण के लिए विकास प्रशासन प्रयत्नशील रहता है तथा प्रशासनिक आधुनिकीकरण को बढ़ावा देता है। इसके बाद फिर आर्थिक विकास। तो इसमें क्या होता है? तो विकास प्रशासन का संबंध आर्थिक विकास से अधिक रहता है, और उसे प्रशासनिक विकास के साथ साथ आर्थिक विकास हेतु भी प्रयत्नशील रहना पड़ता है। फिर अगली विशेषता इसकी आती है प्रशासनिक कार्यकुशलता। तो विकास प्रशासन के लिए जो योजनाएं बनाई जाती हैं तथा जो लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, उन्हें कम से कम समय में कुशलतम ढंग से प्राप्त कर लेना ही प्रशासनिक कार्यकुशलता कहलाती है। और कार्यकुशलता के होने के कारण समय और साधनों का दुरुपयोग नहीं होता और प्रशासनिक व्यय भी कम होता है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद देखिए आगे अगला जाता है विकास प्रशासन के साधन। तो विकास प्रशासन के साधन कौन कौन से हैं? तो देखिए इसमें पहला साधन होता है प्रशासनिक तंत्र। तो विकास प्रशासन के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य प्रशासनिक तंत्र के द्वारा ही संपादित किए जाते हैं, और इस प्रशासनिक तंत्र में आदेश, इसके बाद फिर नियंत्रण, समन्वय, पर्यवेक्षण आदि कार्य वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा किए जाते हैं तथा कर्मचारियों द्वारा इनके निर्देशों का पालन किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला जाता है राजनीतिक संगठन। तो राजनीतिक दल विकास कार्यक्रमों के समर्थन देने के लिए लोगों को तैयार करते हैं और सामाजिक संघर्षों का समाधान करते हैं। इसके बाद फिर विकास का मार्ग प्रशस्त किया जाता है या विकास मार्ग प्रशस्त किया जाता है, और इसलिए राजनीतिक संगठन को विकास प्रशासन को एक और महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला जाता है ऐच्छिक संस्थाएं। तो ऐच्छिक संस्थाएं तो परिवर्तनशील समाज में सदैव जनता और सरकारी तंत्र के बीच अंतर देखने को मिलता है, और विकास की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए
इसी खाली जगह को भरने में ऐच्छिक संस्थाएं बहुत ही निर्णायक और महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। और प्रेरणा की उच्चतर या प्रेरणा की उच्च स्तर संगठन और संगठन द्वारा अपनाए जाने वाले मार्ग में लचीलापन तथा उद्देश्यों के प्रति वचनबद्धता आदि तथ्य इन संस्थाओं को विकास कार्य संभालने के योग्य बनाते हैं। तो ऐच्छिक संस्थाएं मतलब जो स्वयंसेवी संगठन होते हैं, ठीक है, तो ये भी विकास प्रशासन में या विकास के कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फिर इसके बाद में जन संगठन मतलब कुछ लोगों का संगठन। तो विकास प्रशासन जन सहभागिता के लिए प्रशासनिक निर्णय निर्माण तथा निर्णयों के क्रियान्वयन में जन प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है, क्योंकि जन सहभागिता के अभाव में कार्यक्रमों का क्रियान्वयन तथा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति अत्यंत कठिन होती है। और इस प्रकार विकास प्रशासन जनता एवं प्रशासन को निकट लाने पर जोर देता है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ये है विकास प्रशासन के साधन। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है 3 नंबर में कि विकास प्रशासन के साधन लिखिए, तो आपको सिर्फ ये पॉइंट डालना होगा। और अगर आपसे 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है तो 5 नंबर फिर ये साइड हेडिंग डालकर इसका वर्णन भी आपको करना होगा। अब इसके बाद देखिए इसमें आगे, तो अगला आ जाता है विकास प्रशासन का क्षेत्र। अब विकास प्रशासन के क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या शामिल किया गया है ये इसमें देखिए। तो पहले इसमें देखिए डिमॉक के अनुसार, तो डिमॉक जो कि लोक प्रशासन के प्रसिद्ध विद्वान रहे हैं, तो इन्होंने क्या कहा है, तो इन्होंने कहा कि वर्तमान समय में लोक प्रशासन व्यवहारिक रूप से हमारे समस्त जीवन और कार्यों पर छा चुका है। यह हमारी सभ्यता का मूल आधार बन चुका है और लोक प्रशासन आधुनिक सभ्य समाज का एक अंग है जिसने राज्य के उस स्वरूप को जन्म दिया है जिसे हम प्रशासनिक राज्य कहते हैं। ये इन्होंने कहा है डिमॉक ने, ठीक है। अब इसके बाद देखिए विकास प्रशासन के क्षेत्र में पहला पॉइंट आता है कि लोक सेवकों के लिए शिक्षण तथा प्रशिक्षण। तो विकास प्रशासन को नई नई योजनाओं तथा विशेषीकृत प्रकृति के कार्यक्रमों को लागू करना पड़ता है और इन नई योजनाओं और तकनीकी प्रकार के कार्यों के अनुकूल अपने कार्मिकों को नए ढंग से शिक्षित करना पड़ता है और प्रशिक्षित भी करना पड़ता है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है इसमें पोस्ट-कॉर्व सिद्धांत। तो पोस्ट-कॉर्व सिद्धांत तो लोक प्रशासन के प्रसिद्ध विद्वान जिसका नाम है लूथर गुलिक, तो लूथर हाल्सी गुलिक के द्वारा यह पोस्ट-कॉर्व थ्योरी दी गई है या पोस्ट-कॉर्व सिद्धांत दिया गया है जो विकास प्रशासन के क्षेत्र में अधिक प्रासंगिक है। और इस विचार के अंतर्गत गुलिक द्वारा शब्द जो पोस्ट-कॉर्व दिया गया है तो यह प्रत्येक शब्द के पहले अक्षर से मिलकर बनाया गया है। तो देखिए इसमें पहला अक्षर क्या है यहाँ पर पी, ठीक है। तो पी से क्या बनेगा प्लानिंग, और प्लानिंग का हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा नियोजन। मतलब किसी भी संगठन में किसी भी संस्था में हमारे लोक प्रशासन की बात करें चाहे निजी प्रशासन की बात करें तो इसमें प्लानिंग अवश्य करनी पड़ती है। फिर इसके बाद में दूसरा होता है ऑर्गेनाइजेशन। तो जो भी संस्था होती है मतलब अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो उसमें एक संगठन का होना बहुत जरूरी है क्योंकि संगठन के बिना कुछ भी संभव नहीं है। फिर इसके बाद में स्टाफिंग मतलब कर्मचारियों को भर्ती करना इसमें पड़ता है, ठीक है। बिना कर्मचारियों को भर्ती किए इसमें कार्य नहीं हो सकता किसी भी संस्थान में किसी भी संगठन में। फिर इसके बाद में डायरेक्शन या डायरेक्टिंग भी इसको कहा जाता है मतलब निर्देशन। तो समय समय पर जो अधीनस्थ होते हैं उन्हें निर्देश भी दिया जाना चाहिए। फिर इसके बाद में कोऑर्डिनेशन समन्वय स्थापित करना। तो संगठन में समन्वय का होना बहुत जरूरी होता है। अर्थ समझ में इसको हम सरल अर्थों में याद रख सकते हैं समन्वय को कि प्रयत्नों की समकालिकता, मतलब सभी लोगों को साथ साथ मिलकर कार्य करना होगा, तालमेल के तहत कार्य करना होगा। इसके बाद फिर अगला आ जाता है रिपोर्टिंग, प्रतिवेदन देना। तो प्रतिवेदन हमेशा अधीनस्थों के द्वारा अपने उच्च अधिकारी को दिए जाते हैं। फिर इसके बाद में बजटिंग मतलब बजट निर्माण करना। तो बिना बजट के बिना आर्थिक या फिर बिना रुपए पैसे के कोई भी कार्य संभव नहीं होता, इसलिए जो भी संगठन उसका एक बजट बनाना आवश्यक होता है, ठीक है, क्योंकि वित्त के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो ये लूथर गुलिक के द्वारा दिया गया पोस्ट-कॉर्व सिद्धांत
ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला क्षेत्र इसमें आता है कि विकास कार्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता तथा समन्वय। तो विकास कार्यक्रमों के लिए इसके द्वारा सिर्फ अपने देश की सरकार की योजनाओं को ही लागू नहीं किया जाता, बल्कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं होती हैं तथा अन्य देश की विकास योजनाओं को भी इसमें शामिल किया जाता है। और जो अन्य देश की योजनाएं होती है वे भी विकास में सहायक होती है। और अधिकांशतः विकासशील देशों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से कर्ज और सहायता लेनी पड़ती है, क्योंकि विकासशील देशों को अपने देश का विकास करने के लिए पर्याप्त मात्रा में धन उपलब्ध नहीं होता, इसलिए इन्हें अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से कर्ज लेना पड़ता है, ऋण लेना पड़ता है या वित्तीय सहायता लेनी पड़ती है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है व्यवस्थापन। तो विकास प्रशासन का संबंध उस व्यवस्था से है जो विकास कार्यक्रमों के संचालन हेतु किया गया है। और प्रदत्त विधायन की प्रथा ने विकास प्रशासन के क्षेत्र में व्यवस्थापन को भी सम्मिलित किया है। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है कि प्रशासनिक सुधार एवं प्रबंधकीय विकास। तो विकास प्रशासन के क्षेत्र में प्रशासनिक सुधार और प्रबंधकीय विकास पर बहुत अधिक ध्यान दिया गया है। प्रशासनिक सुधार का मुख्य उद्देश्य यह है कि जटिल कार्यों और प्रक्रियाओं को सरलतम बनाना तथा उन विधियों का निर्माण करना जिनसे कम से कम श्रम एवं धन व्यय कर अधिकतम परिणाम प्राप्त किए जा सके। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है इसमें क्षेत्रीय विकास परिषद। तो विकास प्रशासन के क्षेत्र में क्षेत्रीय विकास परिषदों की स्थापना एक नया आयाम है। और प्रत्येक देश में, ठीक है, तो प्रत्येक देश में ऐसे अनेक क्षेत्र होते हैं जो देश की सामान्य योजनाओं से ज्यादा लाभान्वित नहीं होते हैं एवं वे विकसित या अल्प विकसित रह जाते हैं। और यह परिषद है या ये परिषद है उस क्षेत्र का विकास या उस क्षेत्र की जो समस्याएं होती हैं तो उन समस्याओं पर विचार करती है, योजनाएं बनवाती है और उन्हें लागू करती है। इसलिए क्षेत्रीय विकास परिषदों को भी इसमें महत्वपूर्ण माना जाता है। फिर इसके बाद में आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक ढांचे का विकास। तो आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक ढांचे का विकास करना विकास प्रशासन के क्षेत्र के लिए एक चुनौती भरा कार्य होता है। ये कार्य विकास प्रशासन की रीढ़ होते हैं और परंपरागत प्रशासन या परंपरागत संरचनाओं की खामियों या कमियों और प्रक्रियाओं को सुधार कर उनके स्थान पर नए प्रकार के आर्थिक व सामाजिक ढांचे का निर्माण करना विकास प्रशासन के समक्ष एक बड़ा कार्य होता है। ठीक है, इसके बाद फिर अगला देखिए इसमें जनसंपर्क व जन सहयोग। तो विकास प्रशासन के क्षेत्र में जनसंपर्क और जन सहयोग का भी विशिष्ट महत्व होता है। और विकास कार्यक्रमों में, ठीक है, तो विकास कार्यक्रमों में अधिक से अधिक जन सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है और जन सहयोग जनसंपर्क के अभाव में संभव नहीं होता। इसके बाद फिर अगला आ जाता है ग्रामीण एवं शहरी विकास कार्यक्रम। तो विकास प्रशासन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य ग्रामीण एवं शहरी विकास के कार्यक्रमों को लागू करना होता है और ग्रामीण विकास के लिए अनेक योजनाएं एवं कार्यक्रम चलाए जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे सिंचाई के लिए जल की व्यवस्था, फिर ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण करना, अस्पताल का निर्माण करना, पेयजल सुविधाएं, संचार साधनों का विकास, सामुदायिक विकास योजनाएं, रोजगार के कार्यक्रम, फिर इसके बाद में लघु कुटीर उद्योग, कृषि में आधुनिक तकनीकों का विकास, ये सारे कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा, तो जिससे ग्रामीण क्षेत्रों का और शहरी क्षेत्रों का विकास होगा। इसके बाद फिर अगला देखिए इसमें कंप्यूटर प्रणाली का प्रयोग। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के भूतपूर्व महासचिव जिसका नाम था जेवियर पेरेस दे कुइयार, इन्होंने कहा कि कंप्यूटर विकासशील देशों के विकास में अधिक से अधिक सहयोग कर सकता है प्रशासकीय प्रबंध तथा प्रशासनिक विकास के लिए। ठीक है, तो प्रशासनिक विकास के लिए प्रक्रिया के क्षेत्र में यह वरदान साबित हो रहा है और प्रत्येक विकासशील देश में विकास प्रशासन को कंप्यूटर प्रणाली का प्रयोग करना पड़ रहा है। अगर किसी भी देश का शीघ्र अतिशीघ्र विकास करना है तो उस देश को कंप्यूटर प्रणाली से जोड़ना ही पड़ेगा।
तब उस देश का शीघ्रता से विकास होगा। आज हम देखते हैं कि हमारे भारत में भी सभी विभागों को कंप्यूटर प्रणाली से जोड़ दिया गया है और कंप्यूटर के माध्यम से शीघ्र अतिशीघ्र कार्यों को पूर्ण किया जाता है। इसके बाद फिर अगला देखिए, आधुनिक प्रबंधकीय तकनीकों का प्रयोग। तो विकास प्रशासन के क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण कार्य उन नवीन प्रबंधकीय तकनीकों की खोज करना है जिनसे विकास कार्यक्रमों में कार्यकुशलता बढ़ाई जा सके। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये लोक प्रशासन के क्षेत्र समाप्त हो जाते हैं। अब इसके बाद देखिए विकास प्रशासन की कमियाँ। तो विकास प्रशासन के हमने अभी क्या बताया, आपको क्षेत्र बताए। तो विकास प्रशासन के क्षेत्र के बाद में अब देखिए इसकी कमियां क्या है या इसकी आलोचनाएं क्या है। तो विकास प्रशासन की आलोचनाएं किस आधार पर की जाती है। तो आलोचना का पहला पॉइंट यह है कि सरकारी कार्यों में निरंतर बढ़ती हुई विविधता के कारण प्रशासनिक क्रियाकलाप धीरे धीरे जटिल होते जा रहे हैं और टेक्नोलॉजी पर या तकनीकी पर निर्भर होते जा रहे हैं। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि सरकारी कार्यों की जटिलता बढ़ने से विशेषज्ञों के द्वारा कार्यों का निष्पादन करने की प्रवृत्ति का उसी अनुरूप न बढ़ना। फिर इसके बाद में अगली आलोचना का पॉइंट इसमें आता है कि राज्य के निरंतर बढ़ते कार्य क्षेत्र के साथ विकास प्रशासन का सामंजस्य स्थापित नहीं हो पा रहा है। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है विकासशील देशों में विकसित देशों के विकास प्रशासन के सिद्धांतों का अनुसरण किया गया, जबकि इसे विकासशील देशों में आवश्यक परिवर्तनों के साथ अनुसरित किया जाना चाहिए था। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है इसमें कि विकास प्रशासन में तकनीकी परिवर्तनों को समझाने और अपनाने की क्षमता का अभाव पाया जाता है। इस आधार पर इसकी आलोचना की जाती है। फिर इसके बाद में अगला है कि प्रबंध में प्रशासनिक सुधार और संशोधनों पर अधिक बल दिया जाता है। इसके बाद फिर अगला जाता है कि विकास प्रशासन और जनता के मध्य सहयोग और विश्वास की भावना में कमी होती है। इसके बाद फिर अगला जाता है विकास प्रशासन के लिए स्थानीय जरूरतों, अपेक्षाओं और मांगों के ज्ञान से प्रशासकों की अनभिज्ञता होती है। मतलब जो प्रशासक होते हैं ये स्थानीय जरूरत को नहीं समझते, जनता की मांग क्या है उसको ध्यान में नहीं रखते, जनता की इच्छा क्या है ये नहीं समझते। फिर इसके बाद में अगला जाता है कि प्रशासन के राजनीतिक और कार्यकारी खंडों के बीच पर्याप्त भागीदारी न होना। फिर इसके बाद में अगला जाता है कि विकास प्रशासन की प्रक्रिया में कार्मिकों के प्रशिक्षण पर निरंतर जोर न दिया जाना। फिर इसके बाद में अगला जाता है विकास प्रशासन के सभी स्तरों पर नेतृत्व प्रदान करने वाले व्यक्तियों में सेवा की भावना तथा कार्य के प्रति उत्तरदायित्व न होना। ठीक है फ्रेंड, तो ये सब आलोचनाएं आपको याद रखना है। 5 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विकास प्रशासन की आलोचनाएं लिखिए, तो ये आलोचनाएं आपको लिखनी होगी। इसके बाद फिर अगला देखिए कि जो आलोचनाएं की गई है तो विकास प्रशासन के परिप्रेक्ष्य में कुछ सुझाव भी दिए गए हैं। तो विकास प्रशासन के परिप्रेक्ष्य में सुझाव किसने किसने दिए हैं, तो पाई पानिंदीकर और एस क्षीरसागर ने ये भारतीय विकास प्रशासन के परिप्रेक्ष्य में कुछ सुझाव दिए इन्होंने। तो पहला सुझाव इन्होंने दिया कि जो उच्च स्तरीय नौकरशाही होती है तो उच्च स्तरीय नौकरशाही का राजनीतिकरण होना चाहिए एवं उसे राज्य व्यवस्था के साथ शामिल किया जाना चाहिए। इसके बाद फिर अगला बताया इन्होंने कि पंचायत के प्रशासनिक यंत्र के रूप में या पंचायत की प्रशासनिक यंत्र के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर की नहीं है, ये को है। तो जो पंचायत होता है तो पंचायत को, ठीक है, यहाँ पर आएगा को, तो पंचायत को प्रशासनिक यंत्र के रूप में विकसित किया जाना चाहिए, न कि राजनीतिक संस्था के रूप में। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है शिक्षा, कृषि, कुटीर उद्योग के क्षेत्र में स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग को स्वीकार किया जाना चाहिए। इसके बाद फिर अगला आ जाता है इसमें कि विकास कार्यों में जन सहभागिता बढ़ाने के लिए लोक समितियां गठित की जानी चाहिए। ठीक है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो ये इन्होंने दोनों ने ये सुझाव दिए थे भारत में विकास प्रशासन के परिप्रेक्ष्य में। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि
पाई पाणिंदीकर और एस क्षीरसागर के अनुसार भारतीय विकास प्रशासन के परिप्रेक्ष्य में सुझाव बताइए। तो ये सुझाव आपको लिखने होंगे। अब इसके बाद फिर आगे देखिए विकास प्रशासन की प्रासंगिकता क्या है। तो विकास प्रशासन की प्रासंगिकता यह है कि विकास प्रशासन के आधार पर ही आज विभिन्न विकासशील देश तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। विकास प्रशासन के कारण ही आज बहुत सारे देश विकास कर रहे हैं। इसके बाद फिर अगला आता है विकास प्रशासन के कारण अनेक नई व्यवस्थाओं की शुरुआत हुई है। इससे लोक कल्याणकारी राज्य भारत में संविधान की नीति निर्देशक तत्वों को साकार करने में इससे सफलता मिली है। फिर इसके बाद में इससे देश में प्रशासनिक तंत्र का सशक्तिकरण हुआ है। इसके बाद फिर अगला आता है इससे लोक प्रशासन के सिद्धांत एवं व्यवहार के विकास में उल्लेखनीय परिवर्तन आए हैं। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है कि इससे लोक प्रशासन के क्षेत्र में लोक नीति, मानवाधिकार, सतत विकास एवं समावेशी विकास आदि महत्वपूर्ण घटकों का प्रयोग किया जाने लगा है या इसका प्रवेश हुआ है। फिर इसके बाद में अगला जाता है कि विकास प्रशासन ने या विकास प्रशासन से नए प्रकार के सामाजिक मूल्य तथा परंपराओं का विकास हुआ है और साथ ही साथ अनेक दबाव समूह एवं गैर सरकारी संगठनों को आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ है और ये गैर सरकारी संगठन या दबाव समूह ये देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसके बाद फिर इससे जनता में राजनीतिक चेतना एवं जन सहभागिता का प्रसार हुआ है। तो आज हम देखते हैं कि विकास प्रशासन के कारण ही जनता विधि निर्माण में या सरकार का सहयोग करती है। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि कोई भी अगर नीति बनाई जाती है तो जनता की राह जानी जाती है कि जनता क्या चाहती है, फिर जनता की जो इच्छा होगी उसके अनुसार विधि का निर्माण किया जाएगा। तो ये विकास प्रशासन के कारण ही संभव हो पाया है। फिर इसके बाद में अगला जाता है व्यवहार में विकास के बिना अधिकार की व्यवहारिक व्याख्या संभव नहीं है। इसके बाद फिर अगला जाता है कि विकास प्रशासन में देश को सकारात्मक ढंग से बदलने की क्षमता होती है। मतलब देश का विकास सकारात्मक रूप से किया जा सकता है और यह क्षमता विकास प्रशासन में होती है। फिर इसके बाद में अगला आता है कि विकास प्रशासन ने विकास के पश्चिमी प्रतिमान की अपर्याप्तताओं की ओर सफलतापूर्वक ध्यान आकृष्ट किया है, जिससे विकास हेतु नवीन प्रयासों को सफलता मिली है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ये सब हमारे भारत में या विकास प्रशासन की प्रासंगिकता है। अब इसके बाद देखिए आगे भारतीय संदर्भ में विकास प्रशासन। तो भारतीय संदर्भ में देखिए तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, ठीक है, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय लोक प्रशासन भी विकास प्रशासन की महत्ता को समझने लगा था और पंडित जवाहरलाल नेहरू जब हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे तो उनके द्वारा सामुदायिक विकास योजना ने भारतीय लोक प्रशासन को विकास प्रशासन का ही रूप दिया था। इसके बाद फिर जो सामुदायिक योजना या सामुदायिक विकास योजना जिसको अपन सीडीपी कहते हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो सामुदायिक विकास योजना तथा कालांतर में अशोक मेहता मतलब उसके बाद में जो सीडीपी चालू किया गया था। सीडीपी का फुल फॉर्म अभी बताया मैंने आपको कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ये इन्होंने किया था शुरू पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब ये प्रधानमंत्री थे। फिर उसके बाद में जब इसमें सरकार को सफलता नहीं मिली तो फिर हमारी भारत सरकार की ओर से बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। फिर इसके बाद अशोक मेहता समिति गठन किया गया और इन समितियों के अध्ययन के द्वारा विकास प्रशासन की स्थापना पर जोर दिया गया था। परिणाम स्वरूप प्रशासन को ग्राम स्तरों से जोड़ा जाना लगा था। तो इन्हीं की सिफारिशों पर, इसी बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर ही हमारे भारत में पंचायती राज को शुरू किया गया था। फिर इसके बाद में विकास प्रशासन के कारण प्रशासनिक व्यवस्था तथा जन सामान्य का आपसी संबंध सहज व सहयोगात्मक हुआ है। फिर इसके बाद में अगला जाता है विकास प्रशासन को सफलतापूर्वक स्थापित करने में या करने के लिए देश में केवल पंचायती राज संस्थाएं स्थापित न की गई बल्कि मंडल, जिला व खंड स्तर पर भी विकास अधिकारियों की स्थापना की गई थी। तो देखिए फ्रेंड, हमारे भारत में जो विकास प्रशासन है तो विकास प्रशासन के अंतर्गत किसको किसको हमारे भारत में शुरू किया गया है। तो देखिए इसमें जैसे भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई थी
तो ये विकास प्रशासन के कारण ही संभव हो पाया है। और आज हम देखते हैं कि पंचायती राज ग्रामीण क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। फिर इसके बाद में अगला जाता है क्षेत्रीय विकास परिषदों की स्थापना। तो ये क्षेत्रीय विकास परिषदें अलग अलग क्षेत्र के विकास के लिए सिफारिशें करती हैं और जो भी क्षेत्र पिछड़ा हुआ है उस पर विशेष ध्यान दिया जाता है और उसका विकास किया जाता है। तो ये क्षेत्रीय विकास परिषदों के कारण संभव हो पाया है। इसके बाद फिर गरीबों, वृद्धों तथा पिछड़े वर्गों के लिए विकास को बढ़ावा देना। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है योजनाओं का निरंतर क्रियान्वयन करना। तो सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं तय की जाती है या बनाई जाती है उनका क्रियान्वयन निरंतर करते रहना है, उनको लगातार जारी करते रहना है। फिर इसके बाद में राज्य में विकास आयुक्त, जिले में जिला कलेक्टर या जिला विकास अधिकारी, खंड स्तर पर खंड विकास अधिकारी एवं ग्राम स्तर पर सरपंच विकास प्रशासन के लिए अधिकारियों की एक श्रृंखला के रूप में कार्य कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ये हमारे भारत में विकास प्रशासन से संबंधित कुछ तथ्य थे जो आपको याद रखना होगा। अब इसके बाद में अगला आ जाता है विकास प्रशासन और परंपरागत प्रशासन में अंतर क्या है। ठीक है, तो पहले देखिए इसमें विकास प्रशासन। तो विकास प्रशासन यह प्रक्रिया पर बल देता है, जो आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो विकास प्रशासन किस पर बल देता है, तो ये प्रक्रिया पर बल देता है। मतलब लगातार प्रक्रियाओं में परिवर्तन करते रहना है और प्रक्रिया के तहत एक प्रोसेस के तहत ही विकास किया जाना चाहिए। जबकि जो परंपरागत प्रशासन होता है तो यह प्रक्रिया पर अधिक बल नहीं देता। जो पुरानी परंपराएं, प्रथाएं हैं या जो भी पुराने नियम हैं बस उसी के तहत कार्य करते रहना है। फिर इसके बाद में अगला आता है कि जो विकास प्रशासन होता है तो यह परिवर्तनशील होता है, मतलब इसमें परिवर्तन ज़्यादा किए जाते हैं। फिर जबकि जो पुराना प्रशासन या परंपरागत प्रशासन है तो यह यथास्थिति निर्देशित है, मतलब जो पुराने समय में नियम बनाए गए थे बस उन्हीं नियमों के अनुसार कार्य करते रहना है और यह परिवर्तन को स्वीकार नहीं करता। अगला अंतर आता है कि विकास प्रशासन का उद्देश्य सामाजिक आर्थिक परिवर्तन एवं राष्ट्र निर्माण करना है, जबकि जो परंपरागत लोक प्रशासन होता है तो यह कुशलता, मितव्ययिता इसको प्रमुख उद्देश्य मानता है। ठीक है, इसके बाद फिर अगला आता है अंतर इनमें कि जो विकास प्रशासन होता है तो इसका उद्देश्य जटिल और अनेक होता है। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसका उद्देश्य क्या होगा, तो इसका उद्देश्य होता है जटिल और अनेक है, जबकि इसका उद्देश्य क्या होंगे, तो इसके उद्देश्य होते हैं सामान्य। ठीक है, फिर इसके बाद में अगला आ जाता है कि विकास प्रशासन गतिशील एवं लचीला होता है, जबकि परंपरागत लोक प्रशासन में कठोरता देखने को मिलती है या इसमें कठोरता पाई जाती है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है इसमें अंतर। देखिए इसमें कि जो विकास प्रशासन होता है तो विकास प्रशासन सहभागी निर्णय निर्माण को प्रोत्साहित करता है, मतलब निर्णय लेने में जनता की भागीदारी भी जरूरी हो। जबकि जो विकास प्रशासन होता है परंपरागत प्रशासन होता है तो यह केंद्रीकृत निर्णय प्रक्रिया को महत्व प्रदान करता है, मतलब जो केंद्रीय स्तर होगा तो वहीं से निर्णय लिया जाना चाहिए। अर्थात कि जो परंपरागत लोक प्रशासन है यह विकेंद्रीकरण को महत्व नहीं देता, जबकि विकास प्रशासन किसको जो बल देता है या किस पर बल देता है, तो विकास प्रशासन विकेंद्रीकरण पर बल देता है। इसके बाद फिर अगला आता है कि यह विकेंद्रीकरण में विश्वास रखता है विकास प्रशासन, और जो परंपरागत प्रशासन होता है तो यह केंद्रीकरण में विश्वास रखता है। इसके बाद फिर अगला आता है कि विकास प्रशासन नीति निर्माण एवं क्रियान्वयन में जन सहभागिता का समर्थन करता है, जबकि जो परंपरागत प्रशासन होता है, ठीक है, तो परंपरागत प्रशासन क्या करता है, यह जन सहभागिता को अस्वीकार करता है। इसका यह मानना है कि जनता को निर्णय लेने में या नागरिकों को निर्णय लेने में शामिल नहीं करना चाहिए, ये परंपरागत प्रशासन मानता है। जबकि जो विकास प्रशासन होता है तो यह जन सहभागिता पर अधिक जोर देता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद में अगला आता है कि विकास प्रशासन यह समय उन्मुखी होता है। तो समय उन्मुखी का मतलब समय पर कार्य करने में विश्वास करता है विकास प्रशासन, जबकि
जो परंपरागत प्रशासन होता है तो यह समय को महत्व नहीं देता। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है कि जो विकास प्रशासन होता है तो विकास प्रशासन कार्यात्मक नेतृत्व को विकसित करने पर बल देता है, जबकि जो परंपरागत प्रशासन होता है तो यह संस्थागत प्रशासन को स्वीकार करता है। इसके बाद फिर अगला इनमें अंतर आता है कि विकास प्रशासन यह ग्राहक उन्मुखी होता है, मतलब जो प्रशासन होगा या प्रशासनिक अधिकारी होंगे तो यह जनता से ग्राहक की तरह व्यवहार करेंगे, जबकि जो परंपरागत लोक प्रशासन होता है तो यह नियम उन्मुखी होता है, मतलब जो नियम है उसका पालन सभी को करना होगा और सभी के लिए समान नियम होंगे। यह ग्राहक की तरह व्यवहार नहीं करेगा नागरिकों से परंपरागत प्रशासन। तो ये इनके दोनों के बीच अंतर होता है फ्रेंड, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस टॉपिक से आपसे 3 नंबर के क्वेश्चन, 5 नंबर के क्वेश्चन और 11 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जैसा आपसे क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर लिखना होगा, ठीक है फ्रेंड। तो इसी के साथ आज का हमारा सेशन समाप्त हुआ। नमस्कार।